अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज कमेंट्स रिस्पांस की नेक्स्ट वीडियो आ गई है और इसमें जो है, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि उन लोगों के लिए तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती ही है जिन्होंने कमेंट्स किए हुए होते हैं, क्योंकि उनको उनके क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी उतनी ही इन्फॉर्मेटिव होनी है जिसने कमेंट्स नहीं भी किए, क्योंकि बहुत से बैंकिंग क्वेश्चन उनके माइंड में भी होते हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले जो है वो वजाह जेट का है। मैम, अगर हम आसान सेविंग अकाउंट में 1 जनवरी को डिपॉजिट करते हैं और फिर 30 मई को विड्रॉ करते हैं तो फिर भी हमको 5 महीने का प्रॉफिट मिलेगा या नहीं? बिल्कुल आपको प्रॉफिट मिलेगा। आसान सेविंग अकाउंट में अगर आपकी कैलकुलेशन जो है वो डेली बेसिस पे हो रही है तो डेली बेसिस का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है उसकी कैलकुलेशन हर रोज़ डे एंड पे हो जाती है, ठीक है। और जो क्रेडिट होती है वो आपको महीने के एंड पे होती है। लेकिन यूबीएल के आसान सेविंग अकाउंट में मेरे ख्याल से जो है वो 6 महीने के बाद आपको प्रॉफिट मिलता है, तो आपकी कैलकुलेशन हो जाती है मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर। अच्छा, यूबीएल के आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर होता है। तो हर महीने का, पूरे महीने का जो भी एवरेज निकलता है तो हर महीने के एंड पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता जाता है, ठीक है। अब जैसे 5 महीने आपने अकाउंट में पैसे रखे हैं, छठे महीने नहीं रखे तो कोई बात नहीं, छठे महीने आपका जो प्रॉफिट होगा वो ज़ीरो कैलकुलेट होगा और बाकी के जो 5 महीनों का जो प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट आपको 6 महीने के बाद यानी कि जुलाई में आपको क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने पूछा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम मैम, कौन सा बैंक है जो आसान सेविंग अकाउंट पर हर महीने प्रॉफिट देता है? तो हर महीने जो है वो अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, मिज़ान बैंक का सेविंग अकाउंट है, आसान सेविंग अकाउंट जो डेली बेसिस पे कैलकुलेशन करता है और मंथली बेसिस पे आपको प्रॉफिट क्रेडिट कर देता है। नेक्स्ट है सरदार खान का। एक फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई है, उसके अकाउंट में 4 लाख बैलेंस है, उनके पास फादर का एटीएम कार्ड एम पिन पता है। अगर वो एटीएम से बैलेंस विड्रॉ कर लें, अब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। अच्छा, इस सिनेरियो में मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आगे जाके मसला होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके जो भी लीगल हेयर्स हैं उन सारों में इतफाक़ है या आपस में वो कंट्रीब्यूट करके इस तरह से कर सकते हैं, बैलेंस ज़ीरो कर दें और उसके बाद उस अकाउंट को क्लोज होने के लिए छोड़ दें तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन 90% केसेस में क्या होता है कि आपस में सिबलिंग्स के अंदर इत्तेफाक नहीं होता है। जब उनको पता लगता है कि ठीक है हमारे फादर के अकाउंट में या कि जो भी डिसीज्ड पर्सन था उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं जिसके लीगल हेयर में एक हम भी शामिल हैं, और वो जाके अगर क्लेम कर देते हैं बैंक में क्लेम करने के बाद फिर वही मसला होता है कि केस शुरू हो जाता है और दूसरे सिबलिंग्स ने जो भी पैसे विड्रॉ किए हुए होते हैं वो फिर वापस जमा करवाने होते हैं इंडेमनिटी के साथ, जैसा कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अगर तो इस तरह का कोई केस या कोई सिनेरियो आपकी फैमिली में नहीं है कि आगे जाके कोई मसला मसाइल होगा या कोई क्लेम कर सकता है तो फिर आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये है कि लीगल हेयर्स में कोई एक ऐसा बंदा भी है जो आगे जाके बैंक में क्लेम कर सकता है या कोर्ट में क्लेम कर सकता है तो फिर आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इस वजह से बेहतर यही है कि आप एक प्रॉपर वे में डेथ सर्टिफिकेट बैंक में जाके जमा करवाएं। डिसीज्ड केस जो है वो कंप्लीट प्रोसेस के बाद सब लीगल हेयर्स के नाम के चेक बनवाएं और सॉर्ट आउट कर लें। नेक्स्ट आपने कहा है, अगर उनके घर वाले डेड पर्सन के एटीएम कार्ड एम पिन पता हो वो डेली एटीएम से विड्रॉ कर लें, जब बैलेंस ज़ीरो हो जाए तब डेथ सर्टिफिकेट बनवा कर बैंक में बताएं। पहले डेथ सर्टिफिकेट बनाएगा तो बैंक डेथ नोटिस चला जाएगा, पहले बैलेंस ज़ीरो कर लें फिर सर्टिफिकेट बनवा कर अकाउंट डिसीज करा दें। ऐसा करना लीगल है, आसान तरीका है। ये आपको लग रहा है आसान तरीका है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी लीगल हेयर में से एक पर्सन ऐसा हुआ जिसने क्लेम कर दिया तो फिर आपको मुश्किल होने वाली है। स्पेशली पेंशनर के केस में तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि पेंशनर के केस में ज़ाहिरी बात है कि जब 6 महीने के बाद वेरिफिकेशन होगी और आप डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे, क्योंकि पेंशनर के केस में हर 6 महीने के बाद आपके अकाउंट में नो डेबिट लग जाता है अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट या नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते हैं। तो जब लाइफ सर्टिफिकेट बैंक वालों को नहीं रिसीव होगा उसमें नो डेबिट लग जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और डेथ सर्टिफिकेट जब उनको रिसीव होगा और उस डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई वफ़ात की तारीख के बाद जब वो देखेंगे कि अमाउंट विड्रॉ हुई है तो आपके ऊपर रिकवरी का केस हो सकता है, ठीक है। तो पेंशनर के केस में तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। और दूसरा, अगर एक नॉर्मल अकाउंट है और नॉर्मल अकाउंट का डिसीज पर्सन का केस है तो उस सिनेरियो में भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी ने क्लेम कर दिया तो आपको मसला हो सकता है। तो बेहतर यही है कि लीगल वे यूज़ कर लें।
नेक्स्ट हमजा जी ने पूछा हुआ सिस्टर, अगर हम मिज़ान बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराएं और हम उसमें 1 लाख रुपए रखते हैं तो हमें साल के बाद 11,000 का प्रॉफिट होता है, और अगर हम वो प्रॉफिट अकाउंट से विड्रॉ ना करें तो नेक्स्ट ईयर हमें 1 लाख पर या 1,11,000 पर। हाँ बिल्कुल कंपाउंडिंग होगा। अगर आप प्रॉफिट निकलवा लेते हैं तो ठीक है, अगर आप प्रॉफिट नहीं निकलवाते तो आपकी टोटल अमाउंट के ऊपर ही अगली दफ़ा रेट लगेगा। नेक्स्ट है जी तैयबा मून का है आई थिंक। मैंने 14 मार्च को अकाउंट ओपन करवाया और 16 मार्च को मैंने 1 मिलियन डिपॉजिट करवाया, फिर 17 मार्च को 1 मिलियन करवाया, टोटल 2 मिलियन हो गए। 18 को 1 मिलियन और करवाया, 3 मिलियन हो गए। फिर इसके बाद 20 मार्च तक मैंने 5 मिलियन करवा दिया। 20 मार्च से 5 मिलियन का बैलेंस मेंटेन है। मुझे ये बताएं कि मुझे प्रॉफिट अब 16 मार्च से अकाउंट होगा मिलेगा या फिर 20 मार्च से। अच्छा, इसका जो है ना वो मैंने इनको बताया था कि ये डिपेंड करता है अकाउंट की प्रोडक्ट पे कि अकाउंट की प्रोडक्ट कौन सी है और उसमें प्रॉफिट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है। उसके ऊपर इन्होंने मुझे बताया कि सीनियर सिटीज़न अकाउंट है ज़िंदगी सेविंग अकाउंट यूबीएल का। यूबीएल के ज़िंदगी सेविंग अकाउंट के ऊपर मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और मंथली बेसिस पे आपको रिसीव होता है। ये देखें, यूबीएल के ज़िंदगी सेविंग अकाउंट के ऊपर मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और हर महीने आपको रिसीव होता है। तो आपका पूरे महीने का जो भी एवरेज बनेगा तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब एवरेज मंथली एवरेज किस तरह से निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि डे 1 का क्लोजिंग बैलेंस, डे 2 का क्लोजिंग बैलेंस। जैसे अब आपने मुझे बताया कि मैंने 14 मार्च को अकाउंट ओपन करवाया और 16 मार्च को मैंने 1 मिलियन डिपॉजिट करवाया, तो 14 और 15 को जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो 0 था। ठीक है, आपने पूरे महीने का निकालना है। आप यकम मार्च से निकालेंगे, यकम मार्च से 13 मार्च तक तो आपका अकाउंट ही नहीं था। ठीक है, तो वो आपका 0 कंसिडर होगा। उसके बाद 14 और 15 को भी आपके अकाउंट का बैलेंस 0 था, वो भी 0 कंसिडर होगा। इसके अलावा 16 मार्च को आपने 1 मिलियन डिपॉजिट करवाया, तो 16 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 मिलियन हो गया, वो आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद 17 मार्च को आपने 1 मिलियन फिर करवाया, तो 17 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 2 मिलियन होगा, वो आपने लिख लेना है। फिर 18 को आपने 1 मिलियन मज़ीद करवाया तो 3 मिलियन हो गया, आपने 18 का क्लोजिंग बैलेंस 3 मिलियन लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर ऐसे करते 20 मार्च तक मैंने 5 मिलियन करवा दिया। अब यानी कि 18, 19, 2 दिन जो है वो आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 3 मिलियन था। उसके बाद 20 मार्च को आपने 5 मिलियन करवा दिया अकाउंट में। उसके बाद जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, अगर तो आपने टोटल 5 मिलियन की बात कर रहे हैं तो 20 मार्च से ऑनवर्ड आपका जो भी 30 तारीख तक का बैलेंस है वो 5 मिलियन है। ठीक है, 20 मार्च से 5 मिलियन का बैलेंस मेंटेन है। तो आपने डे यानी कि हर रोज़ का डे एंड का जो बैलेंस है वो आपने नोट डाउन करना है, उसको सम अप करना है। जमा करने के बाद आपने 30 से यानी कि 30 से 30 दिन होते हैं एक महीने में, उससे आपने डिवाइड कर देना है। जो भी आपकी अमाउंट आएगी वो आपका एवरेज बैलेंस है, उसके ऊपर आप रेट एप्लीकेबल करेंगे। इस तरीके से आप अपनी मंथली एवरेज निकाल सकते हैं और मंथली एवरेज के ऊपर आपका रेट एप्लीकेबल होगा और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप का जितना भी बैलेंस जितनी भी देर अकाउंट में रहता है आपको सारे का मुनाफा मिलता है, कोई भी डे या टाइम जो है वो मिस नहीं होता है। नेक्स्ट है जी मुबीन गुल का। मिज़ान करंट अकाउंट में लेटर हेड पर सोर्स ऑफ इनकम में 25,000 सैलरी लिखवाई हो तो हम एक महीने में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना विड्रॉ कर सकते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक, जिस पर बैंक को कोई इशू ना हो। देखिए, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया हुआ है कि कोई ऐसा मसला नहीं है। आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख जमा करवा सकते हैं। मसला तब आता है जब आप मिलियंस में एकदम ट्रांजैक्शंस करते हैं, फिर वो चेक करते हैं कि आपकी सैलरी तो इतनी है लेकिन आपकी ट्रांजैक्शंस तो मिलियंस में हो रही है, यानी कि 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख में हो रही है। फिर वो आपको हो सकता है कि कॉल करके कोई एविडेंस मांगे। तो आप 1 लाख, 2 लाख, 50,000 जमा करवाना चाहते हैं तो बेशक करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपने कि मैं जिस शॉप पर लेडीज़ टेलर का काम करता हूं उनसे लेटर हेड लेकर दिया है जिस पर 25,000 सैलरी लिखवाई है और पार्ट टाइम में घर पर लेडीज़ टेलर का भी काम करता हूं तो मेरी इनकम अच्छी बन जाती है। मेरी हेल्प करिएगा, आप मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे इसका हल बताएं। देखिए, सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि आप अपना जो है ना टेलर के नाम का अपना ज़ाती लेटर हेड बनवाएं किसी भी नेट कैफ़े से जाके, और वो जाके अपडेट करवा दें कि मैं अब किसी के पास काम नहीं करता बल्कि मैंने अपनी जो है वो खुद का काम शुरू कर दिया। मैं घर में जो है यानी कि अगर शॉप नहीं भी आप लिखवा सकते तो आप लेटर हेड के ऊपर दुकान के एड्रेस की जगह अपने घर का एड्रेस लिखवा दें। ठीक है, कि मैं अपने घर में बैठ के जो है वो अपना सारा टेलर का बिज़नेस करता हूँ और इनकम कमाता हूँ और मैंने अब अपना काम शुरू कर दिया। आप इसको अपडेट करवा दें, आपका मसला ही नहीं रहेगा, और बता दें कि मेरा 2-3 लाख की या जितनी भी है 1
लाख की या 1.5 लाख की अर्निंग हो जाती है। तो ये आपका सारा जो है वो मसला हल हो जाएगा और आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है जी, क्या आसान डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आसान अकाउंट न्यू टू बैंक के लिए होता है। अगर आपका उस बैंक में पहले कोई अकाउंट मौजूद नहीं है तो आप बिल्कुल ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रॉफिट 1500 तक बनता है, मीज़ान बैंक 1060 दे रहा है, क्यों? अच्छा, ये डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने मीज़ान बैंक की कौन सी प्रोडक्ट ली हुई है और आपका जो बैलेंस है ना वो डेली बेसिस पे, ये मेरे ख्याल से इन्होंने मीज़ान बैंक के आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन किया हुआ है। आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर डेली बेसिस पे कैलकुलेशन होती है और मंथली बेसिस पे आपको प्रॉफिट मिलता है। अब डेली बेसिस पे आपका हो सकता है कि इन आउट डिफरेंट हो, डेली बेसिस का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका डिफरेंट हो, आप पूरा महीना कुछ ना कुछ इन आउट करते रहते हो। तो डेली बेसिस का बैलेंस, फॉर एग्जांपल अगर आप पहले दिन आपका 1 लाख रुपया, 1 लाख के ऊपर आपका जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा पहले दिन। दूसरे दिन अगर आपने 20-30 हज़ार रुपये निकलवा लिए हैं तो दूसरे दिन का प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 हज़ार रुपये निकलवाए हैं तो 80 हज़ार आपका रिमेनिंग होगा और 80 हज़ार के ऊपर आपका सेकेंड डे का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होगा। तो ये हर रोज़ का प्रॉफिट जो है वो डिफरेंट कैलकुलेट होता है और पूरे 30 दिन का जमा होके अगले महीने की पहली तारीख को या पहले हफ्ते में आपका क्रेडिट हो जाता है। इस वजह से आपको जो है वो कैलकुलेशन में मसला आता है और आप समझते हैं कि प्रॉफिट कम आ रहा है। जी नेक्स्ट है जी, रोशन डिजिटल सेविंग अकाउंट पर कितना प्रॉफिट मिलता है? क्या रोशन डिजिटल अकाउंट है तो क्या आसान अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं? मीज़ान बैंक के अकॉर्डिंगली मैं आपको रेट बता देती हूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं इसमें भी बता देती हूँ। और दूसरा, आसान अकाउंट आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाने के बाद नहीं ओपन करवा सकते। जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि आसान अकाउंट न्यू टू बैंक होल्डर के लिए होता है, जिसका उस बैंक की किसी भी ब्रांच में कोई भी अकाउंट ना हो, वो आसान अकाउंट ओपन करवा सकता है। रेट मैं आपको बता देती हूँ। ये है जी मीज़ान बैंक का रोशन डिजिटल अकाउंट का रेट, और रेट है जी 11.01%। ये मैंने आपको मीज़ान बैंक के रोशन डिजिटल सेविंग अकाउंट का रेट बताया है। ये है 11.01%। नेक्स्ट है, फिटनेस या मोटिवेशन के नाम से एक आईडी है, उनका है कि अकाउंट में, आसान अकाउंट के बारे में ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अकाउंट में 10 लाख रुपए पूरे रखे हैं और उसके ऊपर 18% प्रॉफिट आएगा, तो 10 लाख से ऊपर प्रॉफिट अंदर कैसे आएगा? तो देखिए, मैंने जैसे यूबीएल के सेविंग अकाउंट, आसान सेविंग अकाउंट के पिछले दिनों 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई है, उसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है कि जो सिस्टमेटिकली क्रेडिट होता है ना, जो बैंक की तरफ से क्रेडिट या डेबिट होता है, वो इस लिमिट से एक्सेप्शनल केस होता है। यानी कि अगर आपको 10 लाख के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है तो वो सिस्टमेटिकली मिल रहा है, आप खुद डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका मीन के समझ लें कि आपकी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ना कैश ना नॉन कैश। ये सिस्टमेटिकली बैंक की तरफ से आपको कुछ भी क्रेडिट हो रहा है तो वो आपके एक्सेप्शनल केस में आएगा। अगर वो 10 लाख से ऊपर लिमिट हो भी जाएगी तो भी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, अगर तो प्रॉफिट आ रहा है। जब आप खुद उसमें डिपॉजिट करवाएंगे फिर आपकी लिमिट क्रॉस होगी और ब्रीच हो जाएगी। ये थे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।